आईफोन और मोदी सरकार के बीच क्या है कनेक्शन और क्या जीडीपी के आंकड़े जितने चमकदार दिख रहे हैं वो वाकई इतने चमकदार हैं या फिर नहीं। देखिए हमारी खास पेशकश मोदी ट्रैकर मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान के साथ। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज मोदी ट्रैकर की शुरुआत करते हैं इस आईफोन से। अब आप सोच रहे होंगे कि आईफोन और मोदी सरकार के बीच क्या रिश्ता है। तो देखिए, सीधा रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से एक रिश्ता जुड़ता है। दरअसल ये आईफोन जो कंपनी बनाती है उसका नाम है एप्पल, और ये जो एप्पल कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन का है। अभी हाल ही में जीडीपी के आंकड़े आए हैं भारत के, उसके हिसाब से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी $3 ट्रिलियन की। तो अब सवाल ये कि आखिरकार $5 ट्रिलियन के मुकाम पर पहले कौन पहुंचेगा, भारत या एप्पल? ये हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों के सामने एक जैसी चुनौती है। टिम कुक ने एप्पल को 3 ट्रिलियन की कंपनी बना दिया है और पीएम मोदी ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। लेकिन दोनों का सपना इससे कहीं बड़ा है। टिम कुक का लक्ष्य एप्पल को 5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचाने का है। पीएम नरेंद्र मोदी भी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। सवाल है कि पहले कौन पहुंचेगा। एप्पल ने 2 ट्रिलियन के आंकड़े को 2020 में छुआ था। उसे 3 ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 2 साल लगे। इस साल जनवरी में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। XTB नाम की यूरोप की फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के मुताबिक साल 2028 तक एप्पल 5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन जाएगी। अगर इसी दौर में भारत की जीडीपी की बात करें तो 2020-21 में भारत की जीडीपी $2.7 ट्रिलियन थी। इस बार जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2026-27 तक 5 ट्रिलियन के जीडीपी के आंकड़े को छू सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एप्पल कंपनी और भारत की तुलना कैसे की जा सकती है। आप सही सोच रहे हैं। मार्केट कैप और जीडीपी की तुलना वाकई नहीं हो सकती, लेकिन इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर अदम्य इच्छा शक्ति हो तो किसी भी आंकड़े को हासिल किया जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं। निश्चित तौर पर एक देश चलाना किसी कंपनी को चलाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। पीएम मोदी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में देश के सामने 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो इस वक्त मुमकिन नहीं लगता। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध ने इस लक्ष्य में बाधा डाल दी है। अब सवाल है कि ऐसा क्या करना होगा जिससे भारत 5 ट्रिलियन के आंकड़े को जल्द से जल्द छू ले। जो टारगेट $5 ट्रिलियन का है उसको अचीव करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सारे सेक्टर्स में रिकवरी की जरूरत है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बहुत से लोगों को नींद आ जाती है। दरअसल उन्हें ये जो टॉपिक है वो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसे आसानी से समझना चाहेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि ये तो जीवन की हर चीज से जुड़ा हुआ है। इसके बिना इंसान की जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए जीडीपी जैसे शब्दों से भागिए मत, इन्हें समझिए। और आइए अब ये समझते हैं कि इस बार के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो जितने चमकदार नजर आ रहे हैं कि वाकई में उतने ही चमकदार हैं। पीएम मोदी ने जिस 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना देखा है उसमें पिछले 2 साल
काफी अहम थे। लेकिन इन 2 सालों में कोविड जैसी विपदा ने सब कुछ चौपट कर दिया है। रही सही कसर रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2021-22 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी दर 8.7% रही है। अगर इसकी तुलना दुनिया की 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं से करें तो इस अवधि में चीन की जीडीपी दर 8.1% रही, अमेरिका की 5.7% रही, जर्मनी की 2.8% और जापान की 1.6% रही। जाहिर है ये आंकड़े दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। 2020-21 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी की विकास दर 20.1% थी, दूसरी तिमाही में 8.4% रही, तीसरी तिमाही में 5.4% और इस बार चौथी यानी आखिरी तिमाही में 4.1% रही। यानी इसमें लगातार गिरावट हो रही है। ये लगभग वही स्तर है जो कोरोना काल के पहले था। कि बेस जो है जब कमज़ोर हो जाता है और आपकी अर्थव्यवस्था नीचे आती है तो पिछले साल के मुकाबले अगर अगले साल थोड़ा भी बेहतर आप करते हैं तो परसेंटेज के मुकाबले में आप ज़्यादा दिखते हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक बनेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तक जो आपने देखा उसके मुताबिक ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 साल में इसकी बड़ी संभावना है। और ऐसे में खासतौर से वो सेक्टर्स जो इस ग्रोथ इंजन को और मजबूती दे सकते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट है। इस बार के जीडीपी के आंकड़ों में भी इनका बड़ा रोल उभर कर सामने आया है। ये हैं गुजरात के राजकोट में ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय करने वाले परेश वासानी। परेश भाई टर्बो बेयरिंग्स नाम की कंपनी के एमडी हैं। पिछले 3 साल से ये ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े हुए हैं। वासानी के मुताबिक राजकोट में ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल उद्योग का 10 सालों में भारी विकास हुआ है। आज यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के छोटे बड़े 5000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। यहाँ पर बना माल स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। इनकी खुद की कंपनी टर्बो बेयरिंग का भी कुल उत्पादन का 50% से ज्यादा माल निर्यात होता है। वासानी के मुताबिक ये सब संभव हुआ है बेहतरीन कनेक्टिविटी से। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत बढ़िया हो गई है। जैसे कि 6 लेन रोड हो गया है यहाँ से मुंबई तक का, तो नवा सेवा पोर्ट से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी सुविधा है। दूसरा मुंद्रा या कंडला पोर्ट से भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी 4 ट्रैक रोड है और उसकी भी सुविधा पहले से काफ़ी बेहतर है। हम सब भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है, और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ्य मिलता है। भारत को तेजी से विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। जीडीपी के ताजा आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2020-21 में कोविड की वजह से इस सेक्टर की विकास दर -7.3% तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 11.5% हो गई। लेकिन इतना बड़ा उछाल सिर्फ कोविड में आई भयंकर गिरावट की वजह से दिख रहा है। अन्यथा 2019-20 की तुलना में ये बढ़त सिर्फ 3.4% है। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब तक हम अपना $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी साइज नहीं हासिल कर लेते और उससे भी ज़्यादा जब तक हम $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं बन जाते तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी
का जो गति है वो कंटिन्यू रहेगी। आप अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक सबके बयान सुनते होंगे कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब निर्माण का क्षेत्र। अब निर्माण चाहे एक बड़ी सी गाड़ी का करना हो या फिर एक छोटी सी सुई का, निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। निर्माण करने के लिए फैक्ट्रियों में लाखों लोग चाहिए होते हैं, कच्चा सामान चाहिए होता है। तो मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रोजगार से लेकर सामान की उपलब्धता तक कई दिक्कतें सुलझाता है। ये है नोएडा के सेक्टर 59 की J&S वायर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्यूज होल्डर, कार की अंडरलाइट जैसे कई सामान बनाती है। कंपनी के एमडी सुधीर शर्मा के मुताबिक मेक इन इंडिया मुहिम के तहत 5 साल से यहाँ पर केबल भी बनाने लगे हैं। इनका माल देश के हर हिस्से में सप्लाई होता है। इनकी फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम करते हैं। कोविड के बाद इन्होंने मांग बढ़ने की वजह से 30 से 40 लोगों को और नौकरी पर रखा है। अब बीते 1 साल 1.5 साल पहले से यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी जा रहे हैं। इजराइल की जो इंटेलिजेंस कंपनी है उसके की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके लिए भी यहाँ से प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। और इसके साथ साथ इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब लोग काम करते हैं। बेसमेंट में जहाँ पर मेड इन इंडिया के तहत सर्किट का निर्माण किया जाता है, वायर बनाए जाते हैं, वहीं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर इसके प्रोडक्शन का काम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि 10% की जो ग्रोथ है वो कम रह गई है। मैंने बताया जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है और भी जो सेगमेंट हैं, हमारे पास जो चिप का इशू था वो चिप का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली 50% एफिशिएंसी पे काम कर रही है। अगर वो हमारी एफिशिएंसी 100% पे काम कर रहे होते तो ये जो ग्रोथ है वो 10% से कहीं और ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भले ही पिछले साल करीब 10% की दर से बढ़ा हो, लेकिन चौथी तिमाही में ये नेगेटिव में रहा है। ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जैसी योजनाओं पर काफी जोर दिया है, लेकिन अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही है, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही है। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के 2 महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, एक है माइनिंग और दूसरा है एग्रीकल्चर। तो इन बातों को अगर हम ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि आने वाले समय में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें अपने देश में माइनिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा। उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत होगी ताकि माइनिंग तो हो लेकिन पर्यावरण पे उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो भूमि है, जो लैंड है, वो सीमित है। भारत में पिछले कई साल में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रगति देखी गई वो सर्विसेज सेक्टर है। सॉफ्टवेयर से लेकर होटल, ट्रांसपोर्ट तक सब में उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोविड के दौरान इस सेक्टर पर बहुत मार पड़ी, लेकिन अब ये सेक्टर बेहतरी की ओर है। और अगर $5 ट्रिलियन के सपने को साकार करना है तो फिर वहां पर इस सर्विसेज सेक्टर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दिल्ली एनसीआर के कौशाम्बी इलाके में इस रेडिसन ब्लू होटल का कारोबार 2 साल से बिल्कुल ठप पड़ा था। होटल के बड़े अधिकारियों के मुताबिक 90% तक बिजनेस खत्म हो गया था, लेकिन अब चीजें पटरी पर आनी शुरू हो गई हैं। मई का महीना बहुत अच्छा गुजरा है। 70% तक बिजनेस वापस आ गया है। इन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक 100% बिजनेस वापस आ जाएगा। अब जो है ये जो बिजनेसेस हैं अब वापस से ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं। जो रौनक है वो फिर से आने लगी है होटलों में। और ऐसे ही एक होटल में हम मौजूद हैं, दिल्ली एनसीआर के रेडिसन ब्लू होटल में इस वक्त के हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कुछ दिनों पहले तक कोरोना काल में जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती थी, होटल जो है वो वीरान रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे रौनक जो है वो अब होटल में आने शुरू हो गई है। अप्रैल और मई में थिंग्स आर काइंड ऑफ गेटिंग चेंज्ड। काफ़ी सुधार आ रहा है चीज़ों में। अगर मैं बैंक्वेट के फंक्शन में भी करूँ, अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। और बाहर से भी डिफरेंट कंट्री से पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग
और रेस्टोरेंट्स में भी लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सो ऑल इन ऑल थिंग्स आर ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। दिल्ली की तरह मुंबई में भी होटल इंडस्ट्री फिर खड़ी हो रही है। मुंबई के मीरा रोड इलाके के होटल जीसीसी के मालिक अजय सैनी इन दिनों काफी खुश हैं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोरोना की वजह से पटरी से उतरा होटल बिजनेस फिर इतनी जल्दी खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। एक वक्त ऐसा आ गया था जब होटल में काम करने वाले 300 कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ गया था। मैं आज मुंबई के मीरा रोड स्थित जीसीसी होटल पहुंचा हूं। आप यहां देखिए कि किस तरह से तस्वीरें जो कि एक साल पहले नहीं होती थी, होटल खाली थे, वहां पर जो है कस्टमर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोग यहां पर आ रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने की सेल देख रहा हूं तो मैं ऑलरेडी 30 रुपये में हूं। तो रिकवरी फ़िलहाल बहुत फास्ट है। जो पेंट अप डिमांड थी शादियों की, एज हमारा मेन शादियों का बिजनेस है, कॉन्फ्रेंसेस का बिजनेस है, तो हर तरीके से अभी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल है, पहले से अच्छा है। भारत के सर्विस सेक्टर्स की एक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स के मुताबिक मई महीने में भारत के सर्विसेज सेक्टर की एक्टिविटी पिछले 11 साल में सबसे मजबूत स्तर पर रही है। हालांकि इस दौरान महंगाई बढ़ने की वजह से इस सेक्टर पर बढ़ती लागत का भी दबाव देखने को मिला है। इसका जो अभी कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन 55% इन द टोटल GDP। 55% से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रहता है सर्विसेज सेक्टर का। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि हम जब आगे बढ़ें, जब हम $5 ट्रिलियन का इकॉनमी हासिल कर पाएंगे, तब कम से कम जो सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 1 ट्रिलियन से कम नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में किसी सेक्टर ने हमें संभाला है तो वो कृषि सेक्टर है। इसमें पिछले 2 साल में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी GDP में कृषि की हिस्सेदारी उस अनुपात में नहीं है जितने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि के अलावा माइनिंग सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसका भी GDP बढ़ाने में बड़ा रोल हो सकता है। ये है झारखंड के मुगमा एरिया की राजा कोलियारी। ये खदान ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अंतर्गत आती है। इन्होंने कोयला निकालने का काम आदर्श नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दे रखा है। कंपनी का कहना है कि इनकी क्षमता 30,000 मीट्रिक टन उत्पादन की है। कोविड के दौरान इनका प्रोडक्शन तो जारी था, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से बिक्री कम हो गई थी, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। प्रोडक्शन में कोई बढ़ाई है, 10% की इजाफा है, कम नहीं है प्रोडक्शन में। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आपको सप्लाई का दिक्कत है। आप मान लीजिए जो इंफ्रा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो सप्लाई के हिसाब से नहीं। देश में कोयला ही नहीं बल्कि लोहा, जिंक समेत कई धातुओं की माइनिंग होती है। कोविड की वजह से इस सेक्टर की ग्रोथ रेट पिछले साल -8.6% तक पहुंच गई थी, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से इस बार विकास दर 11.50% रही। मोदी सरकार के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है महंगाई। अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जो रफ्तार है उस पर अगर कोई ब्रेक लगा सकता है तो वो है बढ़ती हुई महंगाई। अगर महंगाई और सप्लाई चेन में बाधा, मतलब जो सामान की उपलब्धता है उसका कम होना, ये दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि बुरे दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना के बाद जब कई चीजें पटरी पर आने लगी थीं, तब अचानक युद्ध ने पेट्रोल से लेकर खाने पीने के सामानों की आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया। नतीजा ये है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाकर और सरकार ने गेहूं, चीनी जैसी चीजों पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर महंगाई को काबू में लाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ये नाकाफी साबित हो रही है। अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो फिर भारत की GDP का विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसी कि उम्मीद है। इस बार भारत की विकास दर 8.7% रही है, जो कि IMF के अनुमान से थोड़ी कम रही है। IMF के अनुमान के मुताबिक 2022-23 में ये 8.2% रहेगी। उसके अगले साल यानी 2023-24 में इसका गिरकर 6.9% रहने की आशंका है। ऐसे में 5 ट्रिलियन के सपने को बड़ा झटका भी लग सकता है।
जो ग्रोथ है, आईएमएफ ने अगर आशंका जताई है तो ये रेट्स जो हैं आशंकाएं रिवाइज होती हैं। हर एक 3 महीने के बाद इन चीज़ों में बदलाव आता है। जो व्यू है वो अभी का होता है, 3 महीने के बाद वो चेंज होके इससे उसमें चेंज आ सकता है। भारत और चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिलहाल अर्थव्यवस्थाओं में हैं। इन दो देशों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ साल में चीन की साख पूरी दुनिया में घटी है। पर अब सवाल ये कि क्या भारत इन हालात का फायदा उठा पाएगा? आखिरकार कितने वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक पहुंचा पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे। पापा, पापा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।